जो लोग स्टेक होल्डर्स बैठे हैं ना, उनको कुछ लूज करने को नहीं। जो अफसरान है उनको पता नहीं है, वो बाकी अपने उहदों पे चले जाएंगे। उनकी टीम में कोई भी अच्छा प्लेयर होता है वो छूटते ही कहते थे कि जी ये ना इनको पाकिस्तान खिला दिया जाए। हम ऐसे कैमरे इंस्टॉल करवाएंगे कि जिसके अंदर ट्रैफिक वायलेशन अगर कोई गाड़ी कर रही है तो वो कैमरे उसको डिटेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशंस ऐसे होती हैं, आप जो मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं ना, दे नीड टू बी परफेक्ट। बस मैंने फोकस रखा कि नहीं, जब तक आखिरी रिपोर्ट खत्म ना हो जाए तो रिलैक्स नहीं हो। कराची में एक और रात एक और हादसा, एक और डंपर नजर आतिश। शहर में डंपर गर्दी का मामला खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। 3 माह में 80 जानें जा चुकी हैं, लोग इश्तियाल में हैं। मसले के हल के लिए अब सिर्फ जाहिरी नहीं, अमली इक़दामात की जरूरत है। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा दिन। पीएसएल के 10वें एडिशन का आज से आगाज। रावलपिंडी स्टेडियम में बड़े बड़े फनकार जलवा दिखाएंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने आएंगे। मैट्रिक के इम्तिहानात तलबा के लिए कड़ा इम्तिहान बन गए। मराकज में नाकिस इंतजामात की वीडियोस वायरल। कहीं तलबा गर्मी से बेहाल तो कहीं दरी पर बैठकर पर्चा हल करने पर मजबूर। हुकूमत मुस्तकबिल के मेहमारों का कुछ तो ख्याल करे। मौसमियाती तब्दीलियों के भयानक असरात। पंजाब में वक्त से कबल आने वाली गर्मी की लहर से लाहौर चिड़ियाघर के जानवर शदीद मुतासर। अफ्रीकी हिरन के 2 नौज़ायदा बच्चे, सिंध आइबेक्स समेत कई नायाब जानवर मौत के मुंह में चले गए। बेजुबानों को बचाने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और महारत, करतब और घुड़सवारी का इम्तिजाज, ड्रेसाज, मुनफरिद खेल में आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली आली बुखारी आज हैं हमारी मेहमान। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। दुनिया बोल है में कहेंगे आपको खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मेरे साथ हैं सैयद फैसल करीम। और एक्साइटमेंट लेवल इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि आज से पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार है। सीजन है 10 और इसकी इफ्तिताई तकरीब आज होगी रावलपिंडी में। तकरीब का आगाज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम होगा। ये पहली बार रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है। बहुत सारे फनकार हैं। कौन कौन जी है? बिल्कुल, और इसमें बहुत सारे मशहूर फनकार हैं जो कि आबिदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और यंगस्टर्स पर परफॉर्म करेंगी। और क्रिकेट की दुनिया के कई बड़े नाम कमेंट्री में नजर भी आएंगे, जिनमें इंग्लैंड के साबिक कप्तान भी शामिल होंगे। एलिस्टर कुक, वसीम अकरम, एमसीसी के साबिक सदर मार्क निकलस, इनके नाम काबिल जिक्र हैं। जॉन पॉल ड्यूमिनी भी हैं और राजा साहब, रमीज राजा भी मौजूद हैं। पहला मैच जो होगा वो होगा यूनाइटेड वर्सेस कलंदर्स। ट्रेंडी क्रिकेट स्टेडियम में रात 8:30 बजे ये होंगे आमने सामने। 13 मई को क्वालिफायर होगा, 14 मई को लाहौर में पहला एलिमिनेटर और 16 मई को लाहौर में ही दूसरा एलिमिनेटर होगा। गद्दाफी स्टेडियम में 18 मई को फाइनल से ट्रॉफी का फाते का फैसला होगा। तो इसी हवाले से आज हम बात भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा, और ये भी कि ट्रांसमिशन भी हमारी होगी रात के 11 से 12 बजे तक एवरीडे, रोजाना। उसको देखना मत भूलिएगा। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो सुबह सुबह आपको उठा दिया, लेकिन देखिए एक्साइटमेंट है ना यार, ये तो एक्साइटमेंट। बिल्कुल। फवाद भाई, PSL 10 इस बार होने जा रहा है फाइनली। जिस वक्त 2015 में हमने लॉन्च किया था, पाकिस्तान की क्रिकेट वाज इन अ डायर स्टेट। दुनिया सवाल उठा रही थी हमारे ऊपर, सिक्योरिटी सिचुएशन से लेके द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। लेकिन इन 10 सालों की जर्नी में, तो सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, 10 सालों की जर्नी कैसी रही है PSL की, खास तौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में कि पड़ोस में एक बहुत तगड़ी लीग हो रही है। देखिए, हमारी बड़ा अच्छा एक स्टार्ट रहा था और एक वक्त तक हम बड़ा अच्छा इसको लेके चले। अभी भी PSL 10 होने जा रहा है, बट मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा इसे हो जाना चाहिए था उतनी बड़ी ये हुई नहीं। ठीक है, उसकी वजह ये कि आपको PSL को एक अलग एंटिटी के तौर पे कर देना चाहिए था, ले लेना चाहिए। जब आप ये बात करते हैं जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं हुआ, व्हाट डज दैट मीन? क्या प्लेयर तगड़े आने चाहिए थे, टीम्स मजीद होने चाहिए थे, क्या टीम ज़्यादा आनी चाहिए थी, बड़ा से मुराद क्या है? देखिए, आप बाकी भी अगर लीग में उठाएं, टीमें बड़ी हैं। आपने जो तय किया था कि आप
6 ये 7 साल, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, उसके बाद आपके यहाँ टीमें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो वो नहीं हुआ, फिर आपका इन्हीं फ्रेंचाइजी से एग्रीमेंट हो गया कि जी वो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे कि ये 2 टीमें ऐड नहीं होंगी। तो 2 टीमें अगर और ऐड होती, 8 टीमें होती, सिचुएशन कुछ और होती। साथ साथ अगर आप ओवरऑल देखें प्लेयर्स के हिसाब से भी, क्योंकि डिफरेंट लीग साथ साथ खड़ी हुई, तो आपने ये जहन में नहीं रखा जब आप कर रहे थे, उस वक्त आप टॉप 2 लीग्स में आ गए थे। यस, ठीक है। तो जो ये यूएई में लीग शुरू हुई और साथ फिर 100 शुरू हुआ, तो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए था कि साथ में जो लीग खड़ी होंगी तो वो भी हमें तंग करेंगी, तो हमने उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया। तो उसका एक तरह से लॉस तो हमें ज़रूर हुआ। लॉस है ना भाई, देखिए लॉस वो होता है कि अगर आप आगे भी ना बढ़े ना, तो वो भी एक लॉस होता है। आप ठीक है कर रहे हैं, अब आप 10वां कर रहे हैं, 10 नंबर बड़ा मुश्किल सा होता है उर्दू में, अगर आप देखें तो 10वां भी हो जाता है, अब्बस भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको ज़रूर, और फिर आप देख लें बहुत से फ्रेंचाइज ओनर से, उन्होंने इस बार जिस तरह से नाराज़गी और चीज़ों का इजहार किया, खुल के आके देखिए, अगर वो इजहार कर रहे हैं नाराज़गी तो उसको हमें सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि उनका भी ब्रांड है। अगर वो ये बात नेगेटिव कर रहे हैं तो उनको भी लॉस हो सकता है। चले हम इस पे तो बात करेंगे ही, और मीनवाइल जैसे कि हमने बताया था कि हमारी ट्रांसमिशन खेल का जुनून PSL स्पेशल रात 11 से 12 शुरू होगी, तो उसके हमारे एक और बहुत ही ज़बरदस्त पैनलिस्ट और क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फवाद भाई की तरह आप तो सुबह जो है उठने में इतना मसला नहीं करते हैं, आप तो जल्दी उठ जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं, तो कैसी एक्साइटमेंट है सर? 10वां एडिशन होने जा रहा है। देखिए इंशाल्लाह फिर आपने जिस तरह शुरू किया सिलसिला, तो उस तरह फिर आप लोगों से तो रोज मुलाकात होगी, रोज शो करेंगे PSL के ऊपर रात को 11 से 12। और बाकी जो ये PSL के हवाले से जो बातें चल रही हैं, देखिए मेरे ख्याल में जो भी क्रिकेटर है, ये जो भी आवाम हमारी है, जो PSL को बड़ा मतलब यानी इंतजार होता है उनको कि वाकई PSL स्टार्ट होने जा रहा है और हम कोई ना कोई एक डिफरेंट सी चीजें देखेंगे। मैं सबसे पहले तो बिल्कुल मैं अली तरीन जो है मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है, मैं बिल्कुल उनकी बात को सेकंड भी करता हूं, और मैंने बोला भी था एक जगह पे कि उन्होंने बिल्कुल सही बातें की हैं, क्योंकि पहला सीजन से लेकर 10वें सीजन तक जो हमें हालात सूरत हाल हमें नज़र आती हैं, उसमें कोई इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आती नहीं है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जी PSL में लोग नहीं आ रहे, PSL ऐसा हो रहा है, PSL वैसा हो रहा है। अगर हम पहले PSL की तरफ चले जाएं, फर्स्ट PSL पे जब वो स्टार्ट हुआ था, और आपको भी पता है, आपको भी बड़ी अच्छी चीज़ों का पता होगा कि जब हमने वो स्टार्ट किया था, उस टाइम जो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल था वो बड़ी मुश्किलात थी। और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि PSL ऐसा लीग थी कि जिसकी वजह से हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो वापस, ठीक है ना, क्योंकि PSL में लड़के फॉरेनर्स आए, दुबई में शुरू में मैचेस हुए, आहिस्ता आहिस्ता करते फिर पाकिस्तान में हुए, ठीक है। उसके बाद जब ये देखा हमने कि अब PSL स्टार्ट हो गया, तो उसमें ये देखना चाहिए था कि वाकई अब पहला सीजन अच्छा, दूसरा उससे अच्छा, तीसरा उससे अच्छा, चौथा उससे अच्छा। तो ऐसी चीजें जो है वो नजर नहीं आई। हम डिफरेंट लीग्स में देखते हैं और लीग्स में देखते हैं, हमें आवाम के लिए बहुत सी चीजें नजर आती हैं, उनके फन के लिए बहुत सी चीजें ग्राउंड में हमें नजर आती हैं। एक तरफ हम कहते हैं जी लोग नहीं आते। अब जिस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी कराची में आई थिंक 4 से 5 मैचेस जो हैं वो सिर्फ स्टेडियम में रखे गए, नेशनल स्टेडियम में, और ये फ्रेंचाइज के ओनर्स की तरफ से, वो तो मैं गवाह भी हूँ, लाइव शो में आए थे फ्रेंचाइज के ओनर, उन्होंने बोला कि जी हमने PCB से बात की है कि जी कराची में आवाम आती नहीं है, हमें बड़ा लॉस होता है, तो कोशिश करें कि जो स्टेडियम के कराची के जो मैचेस हैं वो और बाहर शिफ्ट कर दें। अब ये चीजों का हल नहीं है कि जी आप कराची से मैचेस उठा के बाहर कर दें क्योंकि ओनर्स को नुकसान हो रहा है। भाई कराची की आवाम कहाँ जाएगी? अगर कराची की आवाम नहीं आ रही तो सारा मलबा कराची की आवाम पे तो मत डालो ना। सही तनवीर सर, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि PSL 10 में जो तैयारियाँ की गई हैं, खुसूसी तैयारियाँ, वो किस तरह इसको डिफरेंट करती हैं जो पिछले PSL थे? और दूसरी बात ये कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें की गई हैं जिससे शायकीन को मतवज्जो किया जाए और ज़्यादा शायकीन जो है वो स्टेडियम्स में जाएं देखने के लिए क्रिकेट?
देखिए देखिए, मुझे तो कहीं से नजर नहीं आ रहा। आपके साथ फवाद भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जरा पूछ लें कि क्या स्पेशल चीज हमें नजर आई है। देखिए, मैं बार बार हम दूसरी लीग्स की बात करते हैं ना, उस तरफ जाना नहीं चाहिए। वो जिस तरह हम आईपीएल की बात कर, बहुत बड़ी लीग है, ठीक है, हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन हम कहते हैं कुछ चीजें डिफरेंट हो। डिफरेंट क्या? ठीक है, अब जिस फ्रेंचाइज की क्रिकेट हो रही है, मैचेस हो रहे हैं, क्या उन फ्रेंचाइज की शर्ट्स सपोर्टर ने पहनी होती है? क्या पूरे ग्राउंड में आपको नजर आ रही होती है? क्या एक पूरा स्टैंड जो है वो ओनर्स की टीम को दिया जाता है कि वाकई एक डिफरेंट अलहदा स्टैंड बनाया हुआ है, यहाँ पे ओनर्स बैठे हुए हैं, यहाँ शोबिज के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे और लोग भी बैठे हुए हैं, या कोई ऐसे फ्लैग्स वगैरह आपको कहीं नजर आते हैं पूरे ग्राउंड के अंदर कि लोगों ने उठाए हुए, अवाम ने उठाए हुए, हाँ जी हम जी पेशावर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में फ्लैग है, या हम कराची किंग को या लाहौर कोयटा इस्लामाबाद इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं जिसका मैच हो रहा है? क्या हमें ये चीजें नजर आती हैं? क्या हमने मैचेस के अंदर कोई डिफरेंट किस्म के कोई हम रूल्स लेके आए हैं? मतलब हमें कोई चीजें नजर नहीं आती। आप मुझे बताएं, अवाम T20 का मैच 3.5 घंटे देखती है ग्राउंड के अंदर, उससे पहले वो 3-4 घंटे घर से पहले निकलती है। मतलब T20 का मैच समझे उनको 7-8 घंटे का पड़ जाता है, और उसमें फिर बिल्कुल और 7-8 घंटे वो एक तो चीज़ ये भी है, फिर दूसरा जो तनवीर आप कराची का भी कह रहे थे, उनका एक ये भी तो मसला है ना। अब कदाफ़ी में आप फवाद भाई, कदाफ़ी में लिबर्टी पे गाड़ियाँ लगाते हैं, लिबर्टी से आगे भी लगा देते हैं कराची में, और लिबर्टी से जो स्टेडियम का जो फासला है वो इतना ज़्यादा नहीं है, एक चौरंगी का फासला है, या लाहौर में से एक गोल चक्कर का फासला है। कराची में आप लगाएंगे वो हकीम सईद ग्राउंड पे, फिर आप लगाएंगे उधर, फिर आप शटल पे आएंगे, फिर शटल पे जाएंगे। वैसे जैसे तनवीर भाई कह रहे थे कि फवाद भाई से पूछें कि आपको लगा, आपको कटआउट्स शहर में कहीं नज़र आए? क्योंकि मैं उस रेफ़र कर रहा हूँ कि एक टाइम पे नीपा से लेके तो जेल चौरंगी तक, फिर वहाँ से लेके स्टेडियम तक, फिर उससे पैसे, वो जितना ग्रीन बेल्ट होती थी, खैर अब तो इन्नलिल्लाह ग्रीन बेल्ट तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी कोई होर्डिंग, कोई कटआउट्स, कोई लाइटिंग, कोई इस तरह की चीज़ सिवाय शराय फैसल पे गालिबन एफटीसी के सामने, उसके अलावा तो कहीं भी नहीं है। सो हम बिगर और बेटर कैसे बनाएंगे फिर इसको, जब हम हाइप क्रिएट नहीं करेंगे? अच्छा, दूसरा आप सोचें कि इस बार कितना सख्त मुकाबला है। एक और बहुत बड़ी लीग जो है आपके मुकाबले में खड़ी और हो रही है, चली रही है। आपकी तैयारी ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। आप ये ज़रूर, हम भी कहते हैं कि कराची वाले नहीं आते और उन्हें आना चाहिए, लेकिन हमारी मार्केटिंग और प्रमोशन उस तरह की होती नहीं है। अच्छा, हमारा ना बाज़ वक़्त एक मिजाज बन जाता है कि हम अमूमी तौर पे कि एक चीज़ हो गई ना, वो चल गई, चल जाएगी, खुद ही चलेगी। क्योंकि जो लोग स्टेक होल्डर्स बैठे हैं ना, उनको कुछ लूज़ करने को नहीं है। वो डेपुटेशन पे आए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और उन जो अफसरान हैं उनको पता नहीं है, वो बाकी अपने उहदों पे चले जाएंगे। जिनकी सारी जॉब यही होती है ना, उन पे एक अलग प्रेशर होता है, उनका एक फोकस अलग होता है। तो ये मसाइल यहाँ पर नहीं है। कल जब प्रैक्टिस हुई है, वार्नर ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है। अच्छा, कि आपने जी हरी विकेट, वो चाह रहे थे कि बैटिंग विकेट पे वो थोड़ा सा नेट करना चाह रहे थे। मैच उनका अलग से चल रहा था कराची किंग्स का आपस में, और वो प्रैक्टिस के लिए गए, हमने घास वाली विकेट बना दी। वो कहने भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी खेलने नेशनल बैंक अरीना में, तो फिर वो उस पर बड़े नाराज हुए। ठीक है, फ्रेंचाइज वालों ने, वही एरिया जहाँ पे हम भी प्रोमो शूट कर रहे थे। जी हाँ, उसी जगह पे। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि हम थोड़ा सा ख्याल कर लें कि अब ये इसको सीरियस लेना होता है ना, तो वो अब हम चाहते हैं कि एक इशू बने। भैया आप सोचे T20 आपका पूरा इवेंट किस पे होगा, घास वाली विकेट का क्या सेंस है? तो ये इतना ही अगर नहीं है, उसकी वजह है कि कुछ जगहों पे क्रिकेटर्स को जॉब के लिए होना चाहिए। अब अगर वो वहाँ पर क्रिकेटर नहीं है नेशनल स्टेडियम में, जो भी उनकी मैनेजमेंट है, तो शायद बताने वाले नहीं कि जी विकेटें कैसी होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें फवाद भाई एक चीज़ ये भी, और फिर तनवीर ये आपसे भी मैं सवाल करूंगा। पहले फवाद भाई, जब हम मुकाबला करते हैं, इट्स नॉट ओनली क्रिकेट व्हेन इट्स कम टू T20 ना, इट्स द एंटरटेनमेंट फैक्टर भी। अब आप उस इंडस्ट्री से नहीं कर सकते मुकाबला, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो शोबिज इंडस्ट्री है ही नहीं ना। लेकिन जब और ये आज से नहीं है, हमें तो ये बहुत पहले से रियलाइजेशन है। वी डोंट हैव शाहरुख खान, वी डोंट हैव प्रीति जिंटा, वी डोंट हैव फला फला डिमका, ठीक है। हम एज मैनेजमेंट अब तक वो रिप्लेसमेंट नहीं ला सके कि जो इसको नलिफाई कर सके कि अगर उनके पास इंडस्ट्री का एक्स फैक्टर है, हम क्या करें, हम इसको कैसे मजीद वॉचेबल बनाएं। देखिए, आपकी अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं ना, आपके अपने स्टार्स भी हैं, आपके टीवी स्टार्स हैं मुख्तलिफ। आप लोग एक अपने शोबे में काम करते हैं, कभी किसी से किसी ने रब्ता करने की कोशिश की
और ये कोई एक हफ्ते पहले थोड़ी होता है। आप सोचे कितने ज़बरदस्त तरीके से वो अपना प्रमोशन उन्होंने स्टार्ट किया था, 2 बॉलीवुड के ज़बरदस्त स्टार्स लेके। आप सोच आनी चाहिए ना, सबसे पहले इस लीग को आप ओन करें, आप अंदाज़ा करें कि जी इसको हमने किस तरह से बढ़ाना है, लोगों को किस तरह इंगेज करना है। और बात वही आती है ना कि जब आपको पता है कि आपके मुस्तकबिल का दारोमदार इन चीज़ों पे नहीं होगा कि ये लीग अच्छी हो रही है, नहीं हो रही, ख़राब हो रही है, आपने अपने पैसे लिए और आप रवाना हो गए। तो वो वही है कि जब तक क्वालिटी चाहे खिलाड़ी की, चाहे मैनेजमेंट की, चाहे आपकी, चाहे मेरी, जब तक हमें उसका एक थोड़ा सा खौफ नहीं रहता, हम उतना अच्छा नहीं करते। चले ठीक है फवाद भाई, क्रिटिसाइज तो हम करेंगे ही, लेकिन चले आखिर में तनवीर भाई, जो भी है हमारा ब्रांड है और हमने इस ब्रांड को आगे लेके चलना है। एक्साइटमेंट है तनवीर भाई, क्योंकि हम हमेशा से नए स्टार्स एका दुक्का प्रोड्यूस कर देते हैं। इस बार यू आर लुकिंग फॉरवर्ड अगेन कि जी कुछ स्टार्स इससे आएंगे, खासतौर पे जूनियर्स जो हैं हमारे। देखिए, हर पीएसएल में कोई ना कोई 1-2 प्लेयर्स हमें जरूर नजर आते हैं, आने भी चाहिए। और मेरी सोच ये है कि जब आपको पीएसएल में कोई एक अच्छा प्लेयर नजर आता है तो ये हमारे लोग बहुत जल्दी करते हैं और बहुत गलती करते हैं कि उनको पीएसएल से उठा के जो है वो पाकिस्तान खिला देते हैं। और मेरी बड़ी शिकायत रहती है हमारे कुछ क्रिकेटर से जिनका पीएसएल से ताल्लुक है, जो फ्रेंचाइज के साथ काम कर रहे हैं, उनकी टीम में कोई भी अच्छा प्लेयर होता है वो छूटते ही कह देते हैं कि जी ये ना इनको पाकिस्तान खिला दिया जाए। तो ये चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपने बात की ना कि पीएसएल की इम्प्रूवमेंट की है। देखिए, हम लोग जितनी भी बात करते हैं ना टीवी पे बैठ के या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जाहिर सी पता हमारी लीग है, हम अपनी लीग के अगेंस्ट क्यों जाएंगे। लेकिन जब हम दूसरी लीग्स को देखते हैं, हर दफा कहीं ना कहीं चीजें इम्प्रूवमेंट की तरफ उनकी जा रही होती हैं, तो हमारी जो है वो क्यों नहीं जा रही होती। दूसरी चीज ये, कुछ फ्रेंचाइज के अंदर बड़े अच्छे प्लेयर्स आए हैं, जिस तरह मैं ब्रेसवेल की बात करूं, जिस तरह टीम साइफर्ट जो है वो कराची किंग में वो बड़ा तगड़ा प्लेयर है जिसने अभी मारा हमें न्यूजीलैंड में। फिन एलन जो है मेरा एक फेवरेट प्लेयर है, वो कोयटा ग्लेडिएटर्स से आए हैं, वो बड़े तगड़े प्लेयर हैं। डेविड वार्नर जो है, मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट है डेविड वार्नर की पूरी दुनिया के अंदर। इस किस्म के जो बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, स्पेशली तगड़ी बैटिंग करने वाले, ये इस किस्म के प्लेयर जब पीएसएल के अंदर आते हैं तो फिर हमारे जो जूनियर्स हैं जो उनके साथ ओपन करेंगे या जो उनके साथ बैटिंग करेंगे, या जो लोग सोचते हैं कि यार बड़ी बड़ी हिट्स किस तरीके से लगाई जाती हैं, क्या चीजें हमने बेहतर करनी है, तो ऐसे प्लेयर जब पीएसएल के अंदर आएंगे जरूर हमें जो है वो फायदा जो है आई थिंक उठाना चाहिए। चलें ठीक है तनवीर भाई एंड फवाद भाई, आपसे तो कुछ घंटे बाद होगी मुलाकात। फिल वक्त आप दोनों शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जनाब पीएसएल अब स्टार्ट होने जा रहा है, कुछ ही घंटे है कि जब फिर इफ्तिताही तकरीब भी होने जा रही है, ठीक है। और होप्स हो कि सब बहुत अच्छा और जो शायकीन क्रिकेट है वो खूब एंजॉय कर सके, क्योंकि जो प्रीवियस टीम्स की परफॉर्मेंस रही है, सॉरी टू से, उसके बाद काफी मायूस है। हमारे पास ही रह जाता है ना, नेशनल में बुरा करो और पीएसएल आके फिर पीएसएल में अच्छा करो। चलें एक ब्रेक ले लें। बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में कहेंगे एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और अब हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं अहम ट्रैफिक कवानीन की अवामी रद्द-ए-अमल, आला हुकाम की मज़म्मतें और पुलिस की फुर्तियाँ, सभी कुछ रायगा गई। कराची में डंपर गर्दी रुक ना पाई। सिर्फ 99 रोज़ में 80 शहरी हादसात में जान गंवा चुके हैं। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 257 है। सिर्फ डंपर की टक्कर से 18 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर इसका हल क्या है फैसल? अब मसला ये है कि अब इसमें दोनों तरफ कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है। यकीनन इस शहर की ज़रूरत है तरक्याती काम, और उन तरक्याती कामों के लिए आपको डंपर्स चाहिए। इस शहर की ज़रूरत है पानी, अनफॉर्चुनेटली लाइनों में पानी नहीं आता, तो उसके लिए वाटर टैंकर्स चाहिए। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, कवानीन भी बनाए जा रहे हैं, फॉलो कितना किया जाता है। और आज हम बात ये भी करेंगे कि नॉट अबाउट ओनली डंपर्स, हम बीइंग मोटरसाइकिलिस्ट भी इसको कितना फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब वक्त है इस चीज़ का, हम सब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। लेकिन इनिशियली हम जाहिर सी बात करेंगे अगेन इस डंपर गर्दी पे। तो डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह हमारे साथ मौजूद हैं आज। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब जी। एक बार फिर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शाह साहब, फिर वाक़या, फिर कोई कुचल देता है, फिर आग लग जाती है। ऐसा लगता है कि
इट कीप्स ऑन गोइंग और उसके पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई मुनज़्ज़म तरीका है। मारने वाले भी मुनज़्ज़म तरीके से मार रहे हैं, जलाने वाले भी मुनज़्ज़म तरीके से जला रहे हैं। हम 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड कर दें, हम डैश कैम इंस्टॉल कर दें, सारी चीज़ें कर दें, बट किसी तरीके से रुकावट नहीं आ रही इन वाक़यात में। एज एन ऑफिसर क्या मामलात आपको लगते हैं? व्हाट्स द रीज़न कि ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं? देखें, बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली कराची जो डिज़र्व करता है वो उसको मिलेगा, और डायरेक्शन हमारी बड़ी क्लियर है। लोगों को थोड़ा तहम्मुल करना पड़ेगा। अगर कोई गलत ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए कानून मौजूद है। उनके कोई एक्सीडेंट करता है, डेथ होती है तो एफआईआर होती हैं, गाड़ियाँ बंद होती हैं, ड्राइवर जेल में जाते हैं, उनके मालिकान की तकलीफ़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर 2-4 करोड़ रुपए की चीज़ रोड पे ला रहा है तो वो बिल्कुल ही इर्रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमें जो है ना, ये है कि इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट, उस साइड पर हमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे जाना पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली मामला ये है कि हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा नफरी नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2, हर गाड़ी को आप चेक भी नहीं कर सकते जब तक कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम हो जो इनको चेक करता रहे, और जो भी एरांट हो और जो भी डिविएंट ड्राइवर हो, फौरी तौर पे वो सिस्टम हमें रेड फ्लैग भेजे। तो देखें, इसी वजह से हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रैकर्स इंस्टॉल करवा रहे हैं। 1 May is the last cut-off date for all the transport vehicles to install not only these trackers and dash cams, but also उनकी जो है ना सेंट्रलाइज कंट्रोल हमें वो देंगे। अब ये होगा, देखें, इस वक्त सरेतस हम ये कह सकते हैं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और नंबर 2, जो डंपर्स, ट्रेलर्स, टैंकर्स एंड ट्रक्स, इनके जो हैं साइडों पे जंगले होते हैं जो कि डीप डाउन होने चाहिए, जिनकी रोड क्लियरेंस 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है तो मोटर बाइकर या कार उनकी टायरों के नीचे ना चली जाए। एक हमने ये फिर कानूनी तौर पे इनके लिए लाजमी करार दिया है कि हर वो गाड़ी जो कराची के रोड पे चढ़ेगी, बड़ी गाड़ी, उसके लिए लाजमी है कि वो प्रॉपर अंडर रन प्रोटेक्शन, जो कि रोड क्लियरेंस 1.5 फुट से जिसकी ज़्यादा ना हो, वही गाड़ी चढ़ेगी। फिर हमने एक इम्पाउंड यार्ड बनाया है, जो कि बहुत ही बड़ा एक फैसिलिटी है, जहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ जो हमारी नज़र में बोसीदा हैं, रोड वर्दी नहीं हैं, मैकेनिकली अनफिट हैं, उनको हम वहाँ पर क्लोज़ कर रहे हैं। एंड इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर 3 days नाउ। और ये फिगर 200 से ज़्यादा, उसमें टैंकर्स हैं, डंपर्स हैं, ट्रेलर्स हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं सारी, उनको हम इम्पाउंड कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो ट्रैफिक कवानीन मद्देनज़र रखते हुए जो रिसेंट हादसात हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए नए ट्रैफिक कवानीन लाए गए हैं, उन पर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है या फिर अभी उसमें वक्त लगेगा? और ये नए ट्रैफिक कवानीन है क्या? ओवर स्पीडिंग पर है, हैवी जो ट्रैफिक है उनकी टाइमिंग्स अलग कर दी गई हैं, या किस तरह किया गया? नहीं, ये देखें, ये एक बड़ी पिक्चर मैं आपको बता दूं कि है क्या। एक्चुअली ना, कराची में अभी तक प्रिमिटिव तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रही है। यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है जो इसको चेक करे। अच्छा। यहाँ पर कोई लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपको क्या आना चाहिए कि आपको लाइसेंस मिले। यानी कि उसके बाद फिर जो लाइसेंस सिस्टम है हमारा, एक दफ़ा आपको मिल गया, देन इट इज़ योर राइट टू डू वॉट एवर यू वांट। ये हमने इसको चेक किया है। तो अभी इसमें ना ये जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो मैंने आपको ट्रैकर की इंस्टॉलेशन बताई, अंडर एंड प्रोटेक्शन की बताई, या बोसीदा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना बताया, ये तो इमीडिएट एक्शन है ना, जो कि उस बड़ी पिक्चर का एक बहुत ही छोटा पार्ट है। जो बड़ी पिक्चर है वो ये है कि आइंदा, यानी कि अगले 6 से 10 माह के अंदर हम ऐसे कैमरे इंस्टॉल करवाएंगे कि जिसके अंदर ट्रैफिक वायलेशन अगर कोई गाड़ी कर रही है तो वो कैमरे उसको डिटेक्ट करेंगे, उनकी नंबर प्लेट्स को रीड करेंगे और उनके घरों पे चालान भेजेंगे। अब देखें, कराची की जो कैपेसिटी है ना वायलेशन की डिटेक्शन की, वो सिर्फ 4 से 4,500 है। क्या ये इतनी ही सिर्फ वायलेशन हो रही होंगी? लाहौर की 17,000 तो सिर्फ उनकी कैमरे करते हैं, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ अगर जब कैमरे आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को तकलीफ होगी गलत काम करने से। अभी इस वक्त दे गो स्कॉट फ्री, बहुत कम लोग हैं। 4,500 लोगों का डेली वायलेशन में चालान होना इज़ नथिंग, बिकॉज हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन 10 मिलियन के करीब गाड़ियाँ हैं रोड पे चल रही हैं। शाह साहब, इसी से आपकी बात से कंटिन्यू करना चाहूँगा। शहर में हमारे यहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ भी चलती हैं और कंपनीज़ की भी चलती हैं, स्टेट ओन्ड गाड़ियाँ भी चलती हैं हैवी।
अच्छा, अब तक जितने हादसात हुए हैं, मेरी नॉलेज के मुताबिक, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी नॉलेज के मुताबिक जो कंपनीज ट्रेन ड्राइवर्स रखती हैं, जिनकी गाड़ियाँ प्रॉपर हैं, देखने से पता चल जाता है कि ये नई हैं, ये पुरानी नहीं है 1913 1901 की, ठीक है? तो अब उसमें सिचुएशन ये है कि उनकी तरफ से नहीं होते हादसा, जो बड़ी क्लियर सी बात है। हादसा सिर्फ वहीं से होते हैं जिनका इंजन, मॉडल, बॉडी बिल्कुल खस्ता हाल है। उम्र देख लें इन ड्राइवर्स की, अल्लाह माफ करे, तो वो एंड अगेन चिंची चलाने वालों से लेके डंपर चलाने वालों तक, एज तो अब एज इज जस्ट अ नंबर इस मामले में। कुछ बहुत ही छोटा चला रहा है, कोई बहुत ही ओवरेज चला रहा है। सो शाह साहब, इसमें बाइफर्केशन कैसे होती है, इसमें चेक एंड बैलेंस कैसे होता है, इसको कैसे आप इस इशू को एड्रेस करेंगे? देखें, ये आपने बिल्कुल सही बात की। देखें, अल्टीमेटली ना हमने उसी तरफ जाना है जहाँ पे ये PSO हो गया या बड़ी शेल है या जो बड़ी कंपनीज हैं जिनकी रेगुलेशन टफ है ना, उनके एक्सीडेंट बहुत कम है। और अगर होते भी हैं तो वो किसी और की गलती की वजह से हो रहे हैं। हमने देखें, उनकी इंतज़ामिया ने एक रेगुलेशन बनाई हुई है, उसके तहत अपने ड्राइवर्स को वो मॉनिटर कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर कराची। हम जो है ना एक रेगुलर लीडर की तौर के ऊपर हम उनको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने बात की एज की, अब हम जो है ना डैश कैम के अलावा केबिन कैम भी लगवा रहे हैं, जो कि हमें डिटेक्ट करके खुद ही बताएगा कि आया ड्राइवर ऊँग रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, सिगरेट पी रहा है या कम उम्र है। यानी कि आपको कैमरे ने मॉनिटर करना है 24 घंटे। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू उसको आपने टिकट भेजना है। देखिए, दुनिया में अगर डिसिप्लिन है, डजंट मीन कि वो हमसे कोई बेहतर या सिविलाइज शहरी हैं। एक्चुअली वो खौफ होता है आपकी जेब के ऊपर। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं और आपकी एक टिकट में 20,000 निकल रहे हैं, तो आपका पूरे महीने का बजट डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा, इवेंट हादसात हुए, अगर हम इनकी बात करें तो इनके जो ड्राइवर्स थे जिनको पकड़ा गया, ऑफ कोर्स आपकी जानिब से कोई कार्रवाई भी की गई हो, अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या रीज़न सामने आई हैं हादसात की? देखें, इसमें मुख्तलिफ रीज़न है। ठीक है। हर एक्सीडेंट जो है ना एक बड़ा पर्टिकुलर किस्म के हालात में होता है, तो हम एक तरह से ना जनरल मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो कार्रवाई होती है उसमें डायरेक्ट FIR होता है 320, यानी कि रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी को मार देना। उसमें गाड़ी बंद हो जाती है, ड्राइवर जो है वो जेल जाता है। ठीक है। अगर फौरी तौर पे वो नहीं गिरफ्तार होता, अल्टीमेटली उसने गिरफ्तार होना है, क्योंकि उनकी गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी बड़ी गाड़ी को एक बंदे को भगाकर, तो वो हो जाते हैं गिरफ्तार। फिर ये केसेस चलते हैं, फिर वो केसेस में जो या तो इनको सज़ा हो जाती है या इनका फिर कॉम्पनसेशन के ज़रिए, हमारे यहाँ कानून के अंदर ये रियायत है कि अगर किसी विक्टिम को उसको कॉम्पनसेशन लेकर माफ़ कर दे तो वो फिर लॉन्गर टर्म में ये भी होता है। तो यानी कि दोनों तरफ से उनको नुकसान हो रहा होता है। ठीक है। और अगर सज़ाएं होती हैं तो किस नौयत की होती हैं? ये इसकी सज़ा 10 साल कैद है। ठीक है। अच्छा, जो डेवलपमेंट एक हुई है, गाड़ी चलाना कोई किसी मसले का हल नहीं है, और हम अपने प्लेटफॉर्म से भी इसको कहते हैं कि भाई अमलाक जलाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। लेकिन फिर उस पर जो रिएक्शन है, ख़ास तौर पे जो लियाकत महसूस साहब हैं, उन्होंने खड़े होके और कहा, जो भी उन्होंने बात की वो आपके भी सामने है, ही टुक आउट द वेपन, मे इट बी लाइसेंस्ड और नॉट, बट ही टुक आउट द वेपन, और वहाँ पे शहरी थे। तो उस पर मैं चाहूँगा आप ज़रूर रिएक्शन दें इंतज़ामी तौर पे कि दोनों तरफ ही आग लगी हुई है, और दूसरी तरफ तो ऐसा है कि जी मैं पाकिस्तान का बाइकआउट करता हूँ, ये करता हूँ। दिस इज़ लाइक हॉरेंडस। बिल्कुल, देखें, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अगर ये कानून, देखिए हम तो ट्रैफिक की वायोलेशन की हद तक बात करेंगे, लेकिन जोन में जो ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनको इसके ऊपर कानूनी एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि आपने मसले को हल करना है। आपने आग को पे जो है वो तेल नहीं छिड़कना है। अब अपनी गलती आप माने, अगर आपकी गलती है, उसको आप इस तरह से नहीं कि दो गलतियों को इकट्ठा करके कहें कि दोनों सही हैं। दिस इज़ नॉट द वे। तो दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि जो हमारे नौजवान हैं वो भी होश के नाखून लें। वो उनकी उम्रें छोटी हैं, 20-25 साल में समझ नहीं होती है, तो आप लोगों के बहकावे में मत आएँ, कानून को अपना काम करने दें। ये ऐसा नहीं है कि ये स्कॉट फ्री जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब जो बड़ी पिक्चर मैं आपको बता रहा था शुरू में, कि उसके अंदर हम पूरी कराची के अंदर कैमरेज नस्ब करने जा रहे हैं, और ये खुद दे विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वायोलेशन। और जब आपके यहाँ जब टिकट घर पर आएगा और आप समझते हैं कि मैं नहीं भरूंगा और कुछ नहीं होगा, तो ये भी आपकी भूल है। और अगर किसी की नंबर प्लेट कोई और यूज़ कर रहा है तो ये भी जुर्म है।
इसकी भी सज़ा अलग है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने तो 10 साल पहले बेच दी, तो मीनिंग आप ये कन्फेशन कर रहे हैं कि मैंने ये वाला जुर्म भी किया हुआ है, उसकी सज़ा फिर अलग होगी। यू सी, आपने एक सिस्टम को बनाने के लिए एक उसूल बनाने होते हैं ना, हमने वो उसूल बना लिए हैं। टाइम लगेगा, ओवरनाइट नहीं होगा, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं हमारे पास, लेकिन जब सिस्टम इन प्लेस होता जाएगा तो आप देखेंगे कि लोगों के जो रोड के ऊपर डिसिप्लिन के मामलात हैं वो बेहतर होंगे। और हमारी उम्मीद भी ये मजीद लॉस ना हो, ना ही अमलाक का और ना ही जानों का। पीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। तो कराची के जो मामलात हैं, अगेन हम अपने प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर कहना चाहेंगे लोगों को कि ना ही अमलाक जला देना इसका हल है और ना ही इस तरह डंपर गर्दी इसका हल है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर तहम्मुल के साथ सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरीके से ये मामला अफाम तफीम से हल किया। बिल्कुल फैसल, और दूसरी जानिब हमें आवाम को भी मैसेज देना होगा कि वो खुद भी इस चीज़ को देखें, ख्याल रखें और अपनी जानों का। बिल्कुल, हेलमेट नहीं पहनते। फैसल, छोटी छोटी उम्र के बच्चे बाइक चला रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे होते हैं, तो खुदारा आप लोग भी अपनी जानों पर रहम करें और कवानीन की पाबंदी करें। इसी के साथ ही अभी हमें नाज़रीन जाना होगा ब्रेक पर, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं हीरो पाकिस्तान में पाकिस्तान की पहली राइडर ड्रेसाज आलीन बुखारी से। उन्होंने रूस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ अपने नाम किया है। और ड्रेसाज एक ऐसा खेल है जिसमें घुड़सवार और घोड़े के दरमियान खूबसूरती, हम आहंगी और महारत का बेहतरीन इम्तजाज होता है। ये शख्स एक खेल नहीं बल्कि आप इसे आर्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, ये ओलंपिक स्पोर्ट भी है और हम बचपन से तो ये टेलीविज़न पे देखते आए हैं कि किस तरीके से महारत से जो राइडर है वो खूबसूरती से इस घोड़े के साथ करतब दिखा रहा होता है। बट हमें ये नहीं मालूम था कि पाकिस्तानी भी हैं जो कि, और वो भी फीमेल। दैट्स वंडरफुल। तो आलीन बुखारी आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलीन, और वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये स्पोर्ट्स है जो कि ओलंपिक्स में भी होता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि माशाल्लाह से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, रूस में जाके आपने रिप्रेजेंट किया है। देखने वालों को ये बताइए, ड्रेसाज जो है वो क्या होता है, किस तरीके से ये चीज़ होती है, क्या राउंड्स होते हैं, प्रिपरेशन कैसी होती है? ड्रेसाज जो है, फॉर द व्यूअर्स आउट देयर, इट इज आप घोड़े के ऊपर बैठ के घोड़े के साथ कनेक्ट करते हैं। घोड़े की मूवमेंट्स होती हैं, उनके नाम है प्याफ, पीरियड, एक्सटेंडेड ट्रॉट, एक्सटेंडेड वॉक। ये जो चालें हैं ना घोड़ों की, ये आप उनके ऊपर बैठ को सिखाते हो एंड देन आप परफॉर्म करते हो ये। सो ये इस तरह चलता है। अच्छा आलीन, ये बताएगा कि इस खेल के दौरान आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और इसके अलावा ये बताएगा कि इस खेल से कब से मुंसलिक है आप और किस तरह दिलचस्पी हुई आपकी? बचपन से, जब से आई थिंक सो मैं पैदा हुई हूँ घोड़ों का, तो मुझे तब से शौक था। बट ड्रेसाज जो है मेरे बाबा ने मुझे दिखाया था, मैं बच्ची थी, तो दे वर लाइक 4 पिलर्स। तो 4 पिलर्स ऑफ राइडिंग है। तो रॉयल स्कूल ऑफ याना उनमें से एक है जिसके अंदर लड़के नहीं थे, लड़कियां थी। तो लड़कियां नहीं थी, तो मैंने कहा था मैंने वहां जाके पहली लड़की बनना है। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट, एंड इट इज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी टफ। बिकॉज लोगों को लगता है घोड़े को ऊपर बैठ के उसको उस तरह मूव करवाना इज वेरी इजी, बट आपको वहाँ पे उसके ऊपर बैठ के उसकी मूवमेंट हैंडल कर रहे होना होता है। आपको उसको एक राइट इंडिकेशन आप नहीं देंगे तो वो नहीं वो चीज़ करेगा। सो इट गेट्स वेरी टफ, ये आसान काम नहीं होता। एब्सोल्युटली। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द इवेंट जो कि रशिया में हुआ, हमें थोड़ा सा उस हवाले से बताइए। हम जिस वक्त पिक्चर भी देख रहे हैं, यू होल्डिंग योर हॉर्स एंड देन यू होल्डिंग द ग्रीन फ्लैग, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। हाउ वाज द इवेंट, किस तरीके से क्वालिफाई होता है यहाँ पे और आपने कैसे किया? क्वालिफिकेशंस ऐसे होती हैं, आप जो मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं ना, दे नीड टू बी परफेक्ट। जितनी बेहतर मूवमेंट होगी उतना ही बेहतर आपको स्कोरिंग मिलेगी।
सो मेरा घोड़ा अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं, मेरा घोड़ा जो है वो शो जंपिंग हॉर्स निकल आया एंड वो स्पूकी हो गया काफी ज्यादा। सो मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट तो मैंने किया बट आई कुड नॉट विन और आई कुड नॉट कम सेकंड और थर्ड बिकॉज आई वाज हैविंग प्रॉब्लम्स विद माय हॉर्स। ओके अच्छा, अब इसमें ये है कि जब आप एक जानवर पे बैठने की बात कर रहे हैं, मे इट बी डोमेस्टिकेटेड, चाहे आपका जितना भी उससे ताल्लुक हो, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क ना। और पाकिस्तान में पोलो से लेके एंड ड्रेसाज तक हॉर्स राइडिंग जो है वो एक बहुत ही पुराना खेल भी है। मैं चाहूँगा ज़रा लोगों को बताइए कि किस तरीके से आप कनेक्ट करते हैं एक अपनी राइड से, अपने घोड़े से, किस तरीके से वो केमिस्ट्री डेवलप होती है, चाहे वो आप पोलो खेल रहे हो जहाँ पे महारत और तेज़ रफ्तारी का इम्तहान है, या फिर ड्रेसाज हो जहाँ पे इट्स मोर ऑफ द आर्ट, इट्स मोर ऑफ बीइंग इंटीग्रेटेड विद द एनिमल। तो किस तरीके से एक चीज़ डेवलप होती है? ये आपको घोड़े के साथ बैठ के ना बहुत टाइम अपना लगाना होता है बिकॉज एक घोड़ा जो है ना वो इंसानों से डरता है। अच्छा। माना जंगों पे जाता है और वो हमारे लिए जान भी दे देता है बट इट इज़ अ वेरी फ्राइटेंड एनिमल, वो डरता है। सो अगर किसी ने घोड़े के साथ कनेक्ट करना है, उससे बात करनी है बिकॉज वो ऑफ कोर्स जानवर है, बोल नहीं सकता बट सुन तो सारा सकता है। तो उससे बैठ के बंदा बात करे, उसको प्यार करे, उसके साथ लाइक एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करे, इसी तरह जिस तरह आप लोग एक दोस्त बना रहे हैं यहाँ। जैसे हम इंसानों के साथ पेश आते हैं उसी तरह अगर हम उनके साथ आए तो वो फिर आपके लिए जान देने को भी तैयार है और लेने को भी आपके लिए तैयार है। ठीक है आलीन, जैसे कि आप बता रही हैं, आप बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा घोड़े के साथ और आपकी केमिस्ट्री कैसी रही, और इसके अलावा आपने इस खेल के लिए कोई बाकायदा तरबियत हासिल की थी? मैंने इस खेल के लिए तरबियत हासिल नहीं की थी। अच्छा। नहीं, मैंने नहीं की थी। ठीक है, मेरा कनेक्शन कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं पता। आई डोंट नो, दिस इज समथिंग बिल्ट इन, ये मेरे अंदर है। या अच्छा, अब मेरी फैमिली सारी राइडर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर राइडर्स, सो मुझे कहीं मेरे ब्लड के अंदर आता है। अच्छा, फैमिली की तरफ से आया तभी। अच्छा, अब इसमें आलीन, आई वाज गोइंग थ्रू सम पिक्चर्स एंड एक जो अंदलूसियन नस्ल का जो था घोड़ा, वो रियो ओलंपिक्स में आई वाज गोइंग थ्रू इट, इट वाज सो ब्यूटीफुल। आपके पास या हमारे पास पाकिस्तान में कौन सी पेडिग्री होती है हॉर्सेस की, एंड लाइक विच वन इज द इजी टू ट्रेन एंड विच वन इज हार्ड टू ट्रेन? पाकिस्तान में आपके पास थोरोब्रेड्स भी हैं, अरेबियंस भी हैं, फ्रिजियंस भी हैं, बट मोस्टली आपके पास देसी घोड़े होते हैं। मलबारी या काठावारी ये घोड़े होते हैं। देयर एक्चुअली वो है दे इंडिया से बट देयर आल्सो बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हर एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट अब तो हर किस्म का घोड़ा आना शुरू हो चुका है, बट आई थिंक सो द इजीएस्ट टू ट्रेन इज अ थोरोब्रेड। एंड योर फेवरेट इज? माय फेवरेट इज इट्स अ फ्रिजियन। ऑल राइट आलीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं फॉर द नेक्स्ट इवेंट एज वेल, एंड वी वांट यू टू सी ऑन बिगर प्लेटफॉर्म्स, एंड आप इंशाल्लाह विन भी करें। यस, थैंक यू सो मच आलीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। तो एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसला बात कर लेते हैं वही डंपर्स गर्दी की, क्योंकि ये अहम मामला है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और इस पर ये जानना भी ज़रूरी है कि अवामी रद्द-ए-अमल क्या है। आला हुकाम की मज़म्मतें और पुलिस की फुर्तियाँ सब कुछ रायगा गई। कराची में डंपर्स गर्दी ना रुक पाई। सिर्फ 99 रोज़ में 80 शहरी हादसात में जान गंवा बैठे हैं और मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात वक्तन फ़वक्तन हम देख रहे हैं। अभी रिसेंट रात को भी एक और नया वाक़या सामने आया, उससे लास्ट नाइट भी एक और वाक़या सामने आया। तो इस तरह से ये जो वाक़यात हैं पे दर पे हमारे सामने आ रहे हैं और अभी तक रुक नहीं पा रहे। कराची का कोई इलाका महफूज नहीं है, नहीं है। सेंट्रल हो, साउथ हो, ईस्ट हो,
वेस्ट हो, कोने कोने से इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इस पे जो रद्दमल आना शुरू हुआ है, आपको याद होगा अनम कि जिस वक्त कराची में डकैतियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लोगों के हत्थे जब डाकू चढ़ रहे थे, तो उस वक्त उनका भी वही हशर किया जा रहा था। हमारी बात करने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये जस्टिफाइड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब लोग ये देखते हैं कि वो डाकू छूट जाते हैं, जब लोग ये देखते हैं कि डंपर माफिया के खिलाफ, टैंकर माफिया के खिलाफ कुछ नहीं होता है, तो उसके बाद कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है कि वो करें तो क्या करें। ये फिर ऐसा होता है कि अवाम को एक्शन लेना पड़ता है, ये मजबूरी बन जाती है उनकी, तरबियत की बात है ना। हम हमारे यहाँ लिटरेसी नहीं है, तो लोगों को जो सूझता है, जो दिखाई देता है, वो कर जाते हैं, वो कर जाते हैं, कह सकते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, हरगिज़ नहीं कर रहे, लेकिन बात ये कर रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात से जो है अवाम में वो काफ़ी मायूसी फैल जाती है, क्योंकि कोई सज़ाएं नहीं दी जाती हैं। अब जो डंपर्स ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है, अभी तक हमें इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डंपर ड्राइवर्स हो गए, प्लस ये एक इतना मल्टी प्रोंग्ड इशू है, इतना मल्टी प्रोंग्ड इशू है। अब इसमें हम आज कोशिश करेंगे ये जानने की कि जो अवामी नुमाइंदे हैं और जहाँ पे ये आवाज़ उठनी चाहिए, यानी कि असेंबलियों में, वहाँ पे ये आवाज़ उठी कि नहीं उठी, और अगर उठी तो उसका रिएक्शन क्या आया। या आप देख सकते हैं मनाजिर, और कभी ये शारा फैसल पे इस तरह का मामला हो रहा होता है, कभी कोरंगी में हो रहा होता है, कभी औरंगी में हो रहा होता है। अगर एक रिकैप करें, वैसे तो ये कहना भी अच्छा नहीं लगता कि इन वाक़यात का रिकैप किया जाए, क्योंकि हमें दोबारा से चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। अगर रिकैप करें तो यहीं कोरंगी में शाहजहां करीम फ्लाईओवर के उतरते ही एक वाक़या हुआ, फिर उससे पहले मिलेनियम पे एक वाक़या हुआ, मलीर में रमज़ान में जो वाक़या हुआ उससे तो रूह कांप गई थी। वो तो बहुत तकलीफ दे वाक़या था फैसल। उसके बाद तो मतलब हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं जहाँ पर हमारी जान हमारी है ही नहीं, आपको पता ही नहीं अगले कदम पर आपके साथ क्या होने वाला है। जी एग्जैक्टली। अच्छा, और इसमें अब एक चीज़ और अनम इस पे देख लेना, इसी मुल्क के दो शहर हैं, लाहौर और कराची, ये फ़र्क क्यों है? चलें, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपके वक्तन फ़वक्तन हम वो तवाना आवाज़ गूंजती सुनते हैं सिंध असेंबली में, लेकिन अब ये तकाजा करता है कि सिर्फ ये आवाज़ तक ना रहे, इस पर एक्शन भी हो। अली साहब, आपने जितनी बात की है असेंबली में, मैं जानना चाहूँगा बतौर एक आवाम का नुमाइंदा, वो बात एको होती है, सुनी जाती है, रिएक्शन आता है, या फिर कान पे जूं तक नहीं रेंगता? देखिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके व्यूअर्स को बखैर, और यकीनी तौर पे असेंबली, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम में हमारे पास असेंबलियाँ मौजूद है जहाँ पर आवाम के नुमाइंदे आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, और वो मसाइल जिनसे आम शहरी नबरदाजमा है उसके हवाले से ना सिर्फ आवाज़ उठाई जाती है, जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उस पर जो है वो आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम के फलाह के लिए जो भी काम किए जा सकें। ये तो हो गई आइडियल सिचुएशन जो मैंने आपको बता दी, उसूली तौर पे ऐसा ही होना चाहिए। बदकिस्मती के साथ हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में, और अगर मैं बात कर लूँ सिर्फ इस सूबे की, जिस सूबे में हम रहते हैं, सूबे सिंध की, तो यहाँ पर मसाइल उजागर किए जाते हैं, यकीनी तौर पे टाइमली उजागर किए जाते हैं। और मैं तो अगर सिर्फ रीसेंट अकरेंस पे बात करूं कि जिसमें डंपर हादसात हो गए, बच्चों के मार्क्स इन्होंने कम कर दिए थे, उस पर बात हो गई, तो बहुत सारी ऐसे मिसालें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि जिसमें टाइमली अपोजिशन की जानिब से और ख़ासकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से आवाज़ उठाई गई, तो हुकूमत की जानिब से जो है वो उस पर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आया, जो कि एक अच्छा जेस्चर है कि एक इशू को टेकअप किया गया और उसके अगेंस्ट जो है वो उनके ग्रीवेंसेस और कंसर्न जो है लोगों के वो सुन लिए गए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बाकी मसाइल भी जो जिससे ये सूबे की आवाम और ख़ासकर इस शहर कराची की आवाम नंबरदाज में, उनको भी अगर टेक किया जाएगा तो इस अंदाज से जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आ जाए। अच्छा ठीक है अली भाई, ये तो बात ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तमाम तर मामलात पे बात आपने की, वो सुने गए, हल भी हो गए। जनवरी से लेके अब तक एक मसला लेकिन हल नहीं हो पा रहा है, और हम ये समझते हैं प्लेटफॉर्म पर बैठ के कि ये एक मामला नहीं, इट इज़ अ मल्टी प्रॉन्ग्ड इशू। सड़कों पे गड्ढे होना, पानी में
पाइपलाइनों में पानी ना आना, जिसकी वजह से टैंकर चलता है, और जब टैंकर चलता है तो गड्ढों की वजह से वो गिर जाता है, ओवर स्पीडिंग होती है, कोई पकड़ने की तैयारी नहीं, एक बहुत बड़ा जंजाल पूरे की तरह से है ना। आप बतौर अवामी नुमाइंदे इसका हल क्या समझते हैं? क्योंकि अली साहब, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये जो अब ये जंग इख्तियार करती जा रही है, खुदा ना खास्ता खाका बंधन लसानी तरफ ना चली जाए ना, तो इसका भाई क्या हल है? करें तो क्या करें? वो लियाकत महसूद साहब कहते हैं कि अगर कोई मर जाए तो वो डंपर ना जलाए, वो हमारी तरफ आ जाए, हम उसे पैसे दे देंगे। हु आर यू टू इवन टॉक के जी हम कंपनसेशन देंगे? आप कौन है? या आप कौन है कि जो आप नागन चौरंगी पे असला लहराते फिर रहे हैं? या फिर आप कौन है जो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का बाइकआउट करूंगा? क्या ये इसका हल क्या है भाई? बहुत इम्पोर्टेंट मसले की जानिब आपने निशानदेही की है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक मसला जिसको शायद अगर मैं इस साल से बात कर लूँ तो इस जनवरी के स्टार्ट से लेकर आज हम अप्रैल में मौजूद हैं और लगभग 200 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं इस मसले को लेकर कि जिसमें डंपर हादसा हो जाते हैं या टैंकर्स के नीचे लोग जो है वो कुचल दिए जाते हैं। मैं इस चूँकि बहुत हसास मसला ये सूरत इख्तियार करता जा रहा है। एक जानिब जो है वो लोगों की अमवात हो रही हैं और दूसरी जानिब डिटाई का मुजाहरा किया जा रहा है उन लोगों के साथ जिन लोगों को बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। मैं एक तो वो जो डंपर मालिकान हैं उनके जो नाम नेहाद तर्जुमान है, जो भी अपने आप को वो ठेकेदार बना फिरता है, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि हुकूमत की जानिब से भी जिस जिम्मेदारी का मुजाहिरा, देखें इस मसले पे अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को सियासत करनी होती तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद थे। हमने इस मसले को एक इंसानी मसला समझा है। हुकूमत बार बार ये बात कहती है कि नहीं जी ये तो एक इंतज़ामी मसला है। भाई अगर इंतज़ामी मसला था या इंतज़ामी मसला है तो इसमें आप अपने मुताल्लिक़ कमिश्नर को बिठाओ, AC को बिठाओ, DC को बिठाओ, ट्रांसपोर्ट के महकमे को बिठाओ, पुलिस को बिठाओ, सबको बिठा लो और मसला हल कर दो। अगर इंतज़ामी मसला है, हम ये समझते हैं ये इंतज़ामी नहीं है, कि इंसानी मसला है। लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों को बेदरेग मार दिया जा रहा है। इस मसले के हल के लिए हुकूमत की जानिब से एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कह लें या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कह लें, वो भी की गई। हम उसमें भी गए और हमने यही बात दोहराई कि जनाब देखें ये एक इंसानी मसला है, इसको हल करें। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही हुकूमत की जानिब से, इस अंदाज से ये जो डंपर मालिकान हैं ये फजूल मुगल्लज़ात अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बक रहे हैं और फिर उन हादसात पे ख़ुद स्टेट विद इन एन स्टेट का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जनाब आप ठीक चलाएं, जिनको मरना होता है वो टैंकर्स के नीचे आ जाते हैं। ये सारे स्टेटमेंट किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रियासत वक्त को, हुकूमत वक्त को इसके खिलाफ बाकायदा एक्शन लेने की जरूरत है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस चीज का इंतजार किया जा रहा है। तो सर क्या आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो इन हादिसात को रोकने के लिए मौसर इकदाम नहीं कर पा रही है जैसा कि उनको करना चाहिए? और ये भी बताइएगा कि आपकी जमात ने किसी फोरम पर या किसी भी मीडिया के थ्रू कोई इन वाक़यात के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है या कोई एक्शन लिया गया है? मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से का पहले जवाब दे दूं। मैंने ख़ुद असम्बली के फ्लोर पे 3 से 4 मरतबा इस इशू को टेकअप किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुत्तहिदा की जानिब से कोई मेरे ख्याल से आधे दर्जन से ज़ायद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है इस इशू पे। तो ये तो बात हो गई कि हमने इस इशू को टेकअप किया। हम समझते हैं कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है और इसको हल होना चाहिए। शहर कराची कसीरुल लिसान जो है वो एक शहर है। इधर तमाम लोगों को जो हरकत व सकरात करनी होती है उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कहीं ये इम्प्रेशन क्रिएट ना हो कि ये किसी का अमल, किसी की बात जो है वो लसानी फसादात में ना चले जाए। तो बहुत ध्यान के साथ, बहुत केयरफुल होके लोगों को स्टेटमेंट्स देने की ज़रूरत है जो कि नहीं दिए जा रहे हैं। पहली बात। अच्छा, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को करना चाहिए था अमली इक़दाम किस तरह करती है कि अगर दिन के औकात में चूँकि हुकूमत हमें पानी नहीं देती है नलों से तो हमें ख़रीद के पानी पीना पड़ता है, तो फिर हुकूमत को ये चाहिए था कि उन टैंकर्स को जो इस शहर में रन कर रहे हैं उसकी रेगुलराइजेशन करनी चाहिए थी, उसका चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज़्म। भाई पूरी दुनिया में अगर फ़र्ज़ करें, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, मैं मुत्तहिदा अरब अमारात, ये जो हमारे UAE के हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, GCC कंट्रीज़ हैं, मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। वहाँ पर भी इन तमाम
चाहे वो वाटर टैंकर्स हों, चाहे वो सॉलिड वेस्ट की गाड़ियां हों जो कचरा उठा रही होती हैं, या दीगर कोई जो वो सर्विसेज जो आपको डे टाइम में हेवी ट्रैफिक की सूरत में शहर में मैसर होती है, तो उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है। यहाँ पर ट्रेनिंग तो गुजरा 2 नंबर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं जनाब। और वो जो डंपर हादसात में लोग मुलविस हैं, एक चीज़ मुझे और नहीं समझ में आती वो ये, और उसमें से फिर मुझे कहीं ना कहीं मुझे शायबा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट कर रही है, वो ये कि जब हादसा हो जाता है तो हुकूमत मुझे ज़रा समझाए ना कि 200 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं। 200 से ज़ायद वाक़यात में कितने वाक़यात में ड्राइवर्स को पकड़ लिया गया हो। ये ड्राइवर क्या अलादीन की टोपी लगा के घूमता है, चिराग होता है उसके हाथ में कि इधर हादसा होता है और उधर ड्राइवर गायब हो जाता है, और हुकूमत या पुलिस जो है वो तमाशाई बन के बैठी हुई होती है। भाई देखें, अगर इन केसेस को थॉरली परसू किया जा रहा होता गवर्नमेंट की साइड से, किसी फैमिली के साथ कुछ हादसा होता और बिल्कुल ठीक है, अगर इस तरीके से चीज़ की जाए तो शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही पेश ना आए। थैंक यू सो मच। अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची का मसला जो है उस पर हम बात कर रहे थे। चले आगे बढ़ते हैं, कुछ मस्बत चीज़ भी आपके सामने रखते हैं, और हम कैन वी से इट सेफली कि पाकिस्तान में स्कॉश का सुनहरी दौर वापस आ रहा है, क्योंकि अंडर 23 स्कॉश चैंपियनशिप नूर जमान ने टाइटल अपने नाम कर लिया है और फाइनल में हराया भी उस मुल्क को है कि जिसका तूती बोल रहा है इस वक्त, यानी कि इजिप्ट को मिस्र के करीम अल तुर्की को शिकस्त देकर एजाज अपने नाम किया है। और बिल्कुल आखिरी 3 गेम्स जीतकर नौजवान पाकिस्तानी खिलाड़ी ने हारी बाजी अपने नाम कर ली और अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश का ताज सर पर सजा लिया है। नूर जमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे बात करते हैं। नूर जमान, कराची में कई अरसे बाद ये स्क्वॉश का आलमी इवेंट हो रहा है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कितना टफ रहा ये मुकाबला आपके लिए? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख शुक्र अदा करूँगा कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर से वर्ल्ड चैम्पियन बना दिए काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि लास्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप पाकिस्तान में हुई थी 1990 में कि 1991 में हुई थी, मुझे सही से याद नहीं है, 35 ईयर्स पहले हुई थी। और वर्ल्ड चैम्पियन भी मतलब काफ़ी अरसे बाद हम बने, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत प्राउड मोमेंट है, और इसके पीछे काफ़ी मेरी मेहनत है। और जैसे कि आपने कहा इजिप्शियन को मैंने हराया है जी, मतलब बहुत अच्छा प्लेयर था, 2 लेव अप था मेरे से फाइनल में। फिर उसके बाद बस यही चीज़ माइंड में मेरी आ रही थी कि नहीं यार, जितनी मेहनत मैंने की है उसका अभी कोर्ट में शो करूँ, क्योंकि होम ग्राउंड है, क्राउड सारा बैठा हुआ है, सपोर्ट करने आए, तो उनको शो करूँ कि नहीं यार इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे दी। बहुत ज़बरदस्त नूर, और यकीनन पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र का ये लम्हा है कि आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप अपने नाम की है। हम आपकी तैयारियों के और आपके सफ़र के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन जो फ़ाइनल था ना, मैं चाहूँगा कि उस पर थोड़ी सी और रोशनी डालें। कैसा फ़ाइनल रहा, कितना तगड़ा था? और सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस वक्त ये आखिरी शॉट के बाद डिसाइड हुआ है, दोनों प्लेयर्स आप दोनों बगलगीर हुए, इट वाज सच अ फैंटास्टिक मोमेंट। फिर आपने पाकिस्तान का झंडा भी उठाया। मुझे पूरा फाइनल का ज़रा थोड़ा सा समरी दीजिए कि किस तरह स्टार्ट हुआ और पलड़ा किसका कब कब भारी रहा, और कब आपको यकीन हो चला था कि ओके अब ये गेम मेरे हाथ में। जी, वो तो फाइनल था। आप देखें, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए तो सब फाइट करते हैं। तो फाइनल में एक पाकिस्तानी थे, एक इजिप्शियन था, वो भी फाइट कर रहा था कि वो इजिप्ट को एक दफ़ा दोबारा से वर्ल्ड चैम्पियन बना दे। मैं उससे डबल कोशिश कर रहा था कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बना दूँ, क्योंकि बहुत अरसा हो गया वर्ल्ड चैम्पियन हम नहीं बने। तो बस यही माइंड में था कि नहीं यार, फाइनल है, जीतना है, छोड़ना नहीं है बस आखिरी पॉइंट तक, क्योंकि वो पहली गेम में तो मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि उसका पेस इतना तेज़ था, उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि मुझे समझ ही नहीं आई। दूसरी गेम में मैंने कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन वो गेम भी मेरे हाथ से निकल गई। फिर बस दूसरी गेम के बाद मैंने बस यही सोचा कि नहीं, मैंने जितनी मेहनत की है, तो जब तक मैं अंदर से बिल्कुल ख़त्म ना हो जाऊँ, तो हार जीत को मैंने माइंड से निकाल दिया था कि बस हार जीत को छोड़ो, फाइट करो, बस आखिरी पॉइंट तक फाइट करूँ। और आखिरी पॉइंट तक मैंने फाइट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया। और 5वीं गेम में, 5th गेम में जब मेरी लीड चली गई ना, तो मुझे आखिरी पॉइंट तक मैंने ये जहन में नहीं लिया कि नहीं अभी भी 1 पॉइंट रहता है, 1 पॉइंट रहता है, क्योंकि गेम कभी भी ओटी हो सकती है। तो
बस मैंने फोकस रखा कि नहीं, जब तक आखिरी पॉइंट ख़त्म ना हो जाऊँ तो रिलैक्स नहीं हो। तो सही। अच्छा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह नूर, मैं ये तो आपने आखिरी बताया ना आपने किस तरह से ये मुकाबला जीता। जब ये मुकाबला जीत लिया, ट्रॉफी अपने नाम कर ली, तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग्स थी? जज्बात तो बहुत ज़्यादा खुशी के थे, क्योंकि इससे बड़ा इवेंट तो मतलब मैं नहीं समझता कि होगा, क्योंकि वर्ल्ड वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और इससे बड़ा इवेंट तो नहीं होता। एक ओलंपिक्स होती है और उसके बाद यही वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वर्ल्ड चैम्पियन बन जाओ तो ज़ाहिर सी बात है, इंसान बहुत खुश होता है, बहुत जज्बात बहुत ऊपर होते हैं। एब्सोल्युटली। नूर, टॉक अस थ्रू योर जर्नी। हम आपका नाम बहुत पहले से सुन रहे हैं माशाल्लाह से, और जी। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू योर अर्ली एजेस। शौक कैसे आया स्कॉश का? आपकी जर्नी कैसे रही? क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई, ये बताइए। नहीं, खैर शौक तो मेरा स्टार्ट में इतना नहीं था, क्योंकि असल में ये मेरी फैमिली गेम है। मेरे दादा कमर जमान साहब वर्ल्ड चैम्पियन है, और ये मेरा शौक बिल्कुल नहीं था स्क्वाश के साथ। और बस उनकी सख्तियों की वजह से उन्होंने बहुत मारा है मुझे बचपन में, और उनकी सख्तियों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया। ये सारी उनकी मेहनत है। और जर्नी यही है कि बस बचपन में तो जब स्क्वाश आते थे तो मैं खेलता था, जब वो घर चले जाते तो मैं बाहर फिरता था, लोगों को तंग करता था, मस्तियाँ करता था। तो बस आहिस्ता आहिस्ता मैंने मेहनत की है, तो आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस है, ये टूर्नामेंट जीता हूँ। तो बस शौक आया है, फिर अल्लाह पाक ने आज देख ले वर्ल्ड चैंपियन भी बना दी। एब्सोल्युटली नूर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत, एंड वी थैंक यू विश सो कि मच। आपने आज अंडर 23 जीता है, कल को आप मजीद बड़े चैंपियनशिप भी जीते हैं, ब्रिटिश ओपन भी जीते हैं, और सारी चीज़ें करें। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते बिल्कुल। हैं। ठीक है फैजल, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ अहम टॉपिक पर। वो ये है कि मौसमियाती तब्दीली ना सिर्फ इंसानों को मुतासिर कर रही है बल्कि जानवरों को भी मुतासिर कर रही है। और लाहौर के चिड़ियाघर में गर्मी से जानवर मरने लगे हैं। एक हफ्ते के दौरान कई जानवर गर्मी की ताब ना ला सके, और अफ्रीकी हिरन के दो नौज़ायदा जो बच्चे हैं वो सिंध आइबेक्स समेत कई नायाब जानवर मौत के मुंह में जा चुके जो हैं। फुटेज आपने देखी थी सबसे पहले, वो हिमालयन ब्राउन बेयर था, ये जो कि पाकिस्तान की शनाख्त है, और ये सिर्फ देवसाई प्लेन्स में पाया जाता है। अच्छा, इस वीडियो का रिबटल फिर बाद में आया कि जी नहीं जी, इसकी तबीयत ठीक है, अच्छा। और ये तो इट वाज जस्ट रेस्टिंग। इस ठीक। पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फोरपॉज की डायरेक्टर माहिरा खान साहिबा। माहिरा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम माहिरा, एंड इट्स अ प्लेजर अगेन होस्टिंग यू। मैं आगाज़ करूँगा, ये हिमालयन ब्राउन बेयर की जो वीडियो सर्कुलेट हुई है, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि हैबिटाट से अलग करके अगर हमने इस जानवर को रखा है, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि ये हिमालयन ब्राउन बेयर ही है, अगर तो यही है, हमने इसको हैबिटाट से इसके अलग करके रखा है। लाहौर की गर्मी मिसाली होती है, सबको पता होता है, इसके लिए क्या इंतजाम है वहाँ पे भाई? हाँ जी, बहुत शुक्रिया अनम और फैसल। आप लोग एक दफ़ा फिर कवर कर रहे हैं जंगली जानवरों के हालात। अ, देखें, आपने पूछा कि ये ज़ू में कैसे है ये हिमालयन ब्राउन बेयर। तो या असल में हमारे यहाँ हमारे जो वाइल्ड हैबिटेट्स हैं, इकोसिस्टम्स हैं, तो जो हमारे ब्लैक बेयर्स और ब्राउन बेयर्स हैं, तो बदकिस्मती से पोचिंग होती है। तो ये या सारे भालू कोई 1, 2, 3 महीने की उम्र में पकड़े जाते हैं माँओं से अलग करके, और फिर दे एंड अप इन कैप्टिविटी। तो अब ये जो भालू झल्लो पार्क में था कोई 10 साल से, ये भी कोई उन्होंने रेस्क्यू करके इसको वहाँ रखा था। तो अब देखें, ये ठंडे इलाके का भालू है, सर्दियों में ये हाइबरनेट करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है पंजाब की गर्मी में वो सफ़र करेगा। अब चाहे वो ब्राउन बेयर कराची में हो, तो बेसिकली हम तो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में कोई भी भालू कैप्टिविटी में नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए उनके लिए सैंक्चुरीज़ बनाएँ, जहाँ कुदरती माहौल हो, जहाँ वो अपने नेचुरल बिहेवियर्स एग्ज़िबिट कर सकें, और सारे भालुओं को वहाँ पे मुंतकिल किया जाए। अब ये बांसरा गली में शिफ्ट किया है झल्लो पार्क बेर को। बांसरा गली एक बहुत ही खूबसूरत ठंडी गलियात का इलाका है। वहाँ पे बड़े एन्क्लोजर्स भी हैं। तो इस भालू को बजाय इसके कि एक 4 बाय 4 बाथरूम टाइल पिंजरे में डालने के बजाय इसको खुली जगह में मुंतकिल करना चाहिए था, एक खुली चारदीवारी में। अब शायद ये लोग डरते हैं कि ये दरख्त क्लाइंब करके कहीं बाहर ही ना आ जाए, तो इसलिए पिंजरे में बंद किया हुआ है।
ठीक है। अच्छा माहिरा साहबा, ये बताएगा कि चिड़ियाघर में इस वक्त जो जानवरों की तादाद है वो कितनी है, और जो जानवरों की मुनासिब देखभाल है उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं या क्या इस्लाहात की जा रही है ताकि ये जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जानवर इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनको बचाया जा सके? जी, बुनियादी तौर पे हर जो जंगली जानवर होता है वो सिर्फ अपनी हैबिटेट में थ्राइव कर सकता है। तो जो जानवर कराची की अगर हम बात करें, उस इलाके के हैं ही नहीं, ब्राउन बेयर्स हो गए, चिंपैंजीज हो गए और जानवर, तो फिर वो पिंजरे में तो सफ़र करेगा। अब चाहे आप उसकी खुराक जितनी भी अच्छी हो ज़ू में, अच्छी होती होगी, लेकिन ना तो कोई एजुकेशन मिलती है एक जानवर को पिंजरे में देख के, ना कोई कंजर्वेशन हो रही होती है एक टाइल्ड केज में। तो दूसरे हमारे जूज में तो आपने देखा है जंपिंग कैसल्स और कबाब हाउसेस और कॉफी कैफेज और रोलर कोस्टर्स वगैरह डिस्टर्ब करते हैं जंगली जानवरों को, तो वो वैसे ही स्ट्रेस में होते हैं। Can I respectfully argue, क्योंकि अब if you take example of KL Park in Malaysia, वो एक बहुत बड़ा एरिया है, कंपैरिजन कोई नहीं, बट कैफेज और वो वहाँ पे भी हैं, बट इट्स अबाउट द मैनेजमेंट। इन एरियाज़ को अलग रखे, और जो एनिमल एरियाज़ हैं उनकी सेंचुरी, उनके हॉस्पिटल्स उनके अलग हैं। कराची चिड़ियाघर का अगर जो हॉस्पिटल है, खुदा ना खास्ता जानवरों का, अगर आप उसमें चले जाएं तो आपको बीइंग अ ह्यूमन एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ जो हालात हैं, जहाँ वहाँ से ताफन उठता है, आप खुद ब खुद ही बेहोश हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द थिंग कि हम अरसे दराज, अभी लाहौर में ये जानवर मरे हैं, सिंधी आइबेक्स मरा है, 2 हिरन मरे हैं, और नॉट फार अवे फ्रॉम द इंसिडेंट के हमारी जो 2 हथनियाँ हैं उनको हमने रिलोकेट भी कराया सफारी पार्क से, चिड़ियाघर से, तो वो भी नहीं सर्वाइव कर पाई हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? हम लर्न नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, क्या इशू है? देखिए, जो प्रॉब्लम है ना वो कैप्टिविटी है, बिकॉज कैप्टिविटी किल्स। अगर इंसान को भी कैद कर दिया जाए एक पिंजरे में, तो वो 1 या 2 दिन में वो भी पागल हो जाता है, वो भी सॉलिटरी आइसोलेशन में। तो अब वक्त ही आ गया है कि हम अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट करें फ्रॉम सेल्स टू सेंचुरीज, और जो भी एनिमल्स हैं कैप्टिविटी में उनके लिए आप सही इक़दामात करें और उनकी ज़रूरियात आप पूरी करें। और आपको पता है, छोटी छोटी तब्दीलियां लाने में कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी दरकार नहीं होते, लेकिन जानवर की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और हमारे पास कानून है टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स, और हमें चाहिए कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है पाकिस्तानी, वो अपने हैबिटेट में थ्राइव करे, और जो एनिमल्स किसी वजह से कैप्टिव हो गए, अब वो हैं कैप्टिविटी में, जूज में, तो अब हमें उनकी ज़रूरियात को सोचना चाहिए ना, कि बिल्कुल उनको कुदरती माहौल फराम करें। इट्स नॉट टू मच टू आस्क। आई थिंक हम बहुत पीछे हैं उस कॉन्सेप्ट से कि जू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन चले सफारीज होनी चाहिए जू की जगह, बट हम कोशिश करते रहेंगे, आप भी कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं एक और बात बस कहना चाह रही थी कि सिंध जो है वो पहला सूबा है जिसने एंटी बेयर बेटिंग लॉज इंट्रोड्यूस करी थी, और उन्होंने बेयर बेटिंग इरेडिकेट करी पूरे सूबे से। बेयर बेटिंग वो होती है जब रीछ और कुत्तों की लड़ाई होती है। तो वो पाकिस्तान में दूसरे सूबों में अभी भी इंसिडेंट्स सुनने में आए के हो रहे हैं। तो बेयर बेटिंग को हमें इरेडिकेट करना चाहिए, और डांसिंग बेयर्स को भी। तो अगर कोई कहीं पे बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान में कोई भी भालू कैप्टिविटी में होना ही नहीं चाहिए। आप उनके लिए सेंचुरीज बनाए, स्कर्दों में बनाए, 1 से ज्यादा सेंचुरी की जरूरत होगी। और जो ब्राउन बेयर स्पेशली हैं कैप्टिविटी में, उनको तो जल्द से जल्द सेंचुरी में मुंतकिल करें। और जो सिविल सोसाइटी होती है वो भी एक स्टेक होल्डर होती है, तो उनकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एड्रेस करना चाहिए और इस तरह डिसमिस नहीं करना चाहिए। गॉड फॉरबिड हम मधुबाला और वो वाले वाक़यात अभी तक भूले नहीं हैं हथनियों के। वी डोंट वांट मोर लॉसेस। बहुत शुक्रिया, माहिरा हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू कर रही थी। बिल्कुल, और अभी हमें जाना होगा नाज़रीन एक ब्रेक पर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और अब कुछ बात हो जाए हेल्थ एंड फिटनेस की, तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पार्किंसंस डे यानी रेशे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मर्ज में असाबी निज़ाम में बतदरीज बिगाड़ पैदा होता है जो जिस्मानी हरकत पर असरअंदाज होती है और बतदरीज ये बीमारी बढ़ती जाती है, जबकि इब्तदा में इस बीमारी का एहसास नहीं होता। और जब किसी मुतासर शख्स को सिर्फ एक हाथ में हल्की सी थरथराहट महसूस होती है तो वो इसे मामूली समझकर फैसल नज़रअंदाज कर देता है, और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा, अब इसमें पार्किंसंस तो काफ़ी अरसे से इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लोगों को इसका ज़्यादा उस वक्त भी पता चला कि जिस वक्त लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले को इस बीमारी जब ये बीमारी लाहक हुई, और अपने आखिरी दिनों में कहा भी जाता था कि क्योंकि उनको बतदरीज उनके मेंटल जो एरिया है उस पर चोटें लगी, जिसके बाद फिर लेटर स्टेज इन हिज लाइफ उनको जो है वराशे का जो है वो बरस लाख हुआ। तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर एहसान बारी साहब। उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपका बहुत शुक्रिया सर। सर, पार्किंसंस थोड़ा सा अनम ने बताया, थोड़ा सा आप भी रोशनी डालें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, हमारे पास इसका क्या रेशियो है? हाँ, देखिए, ये आमतौर पे ये बीमारी ओल्ड एज की है। जनरली पीपल 60 to 70 ईयर ऑफ एज के जो होते हैं उनको ये आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी शुरू होता है। इसमें हाथों की स्विंगिंग कम हो जाती है। आप जो देख रहे हैं स्टूपिंग गियर यानी झुकना शुरू हो जाते हैं, जो फोकस ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है, हाथों में राशा आना शुरू हो जाता है जिसको ट्रेमर कहते हैं, जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू परफॉर्म आपका डेली वर्क, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पा सकते, बटन नहीं बंद करते, ग्लास नहीं पढ़ सकते, खाना नहीं खा सकते। दे टेंड टू फॉल, ओल्ड एज में गिरते हैं तो क्योंकि बैलेंस ठीक नहीं होता तो वो फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इनके लिए फिर नेचुरली इनके घर वालों को, हर एक को, किसी न किसी को इनका ख्याल करना पड़ता है। उनके यहाँ पे बाकी केयर तो है नहीं, तो हमारे घर वाले ही करना पड़ते हैं। तो एक किसी न किसी एक आदमी को, किसी मुलाजिम को, बच्चों को उनका ख्याल करना पड़ता है। तो ये डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं बिकॉज इनको मूड स्विंग्स भी होते हैं, मसाइल होते हैं। तो इसका बीमारी को, जिस तरह आपने कहा कि मोहम्मद अली साहब बॉक्सर था, उनका था, आजकल आपने नाम सुना होगा आप इस फील्ड में, माइकल जे फॉक्स, बैक टू द फ्यूचर, ही इज़ द मोस्ट फेमस गाय विद दिस डिजीज़। वो ही वाज वेरी यंग जब से उसको हो गई थी, और अब उसने एक बहुत बड़ी चैरिटी, तो जो सबसे बड़ी चैरिटी है पार्किंसन डिजीज़ की, जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क हो रहा है, वो माइकल जे फॉक्स की है चैरिटी। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। इसके लिए दवाइयाँ आनी शुरू हुई, इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। जो दवाइयाँ आई वो आई हैं डोपामीन। इसमें बीमारी में होता ये है कि दिमाग के न्यूरॉन्स जो हैं, जो सेल्स होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें लूई बॉडीज आ जाती है जब वो। और इसमें डोपामीन जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, जिसके वजह से जो मैसेंजर है जो आपको मैसेज बताता है, और जिसकी वजह से आपके मोटर एक्टिविटी कंट्रोल है, बाजुओं की मूवमेंट, आपका सेंसरी एक्टिविटी ये कंट्रोल होती है, वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जब ये ख़राब होनी शुरू हो जाती है तो अकड़ाव आ जाता है जिस्म में, मसल में एक्स एंड पेन्स होती हैं, हाथों में राशा आ जाता है, वॉज नॉट एबल टू डू कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़। तो जब ये मसाइल होने शुरू हो जाते हैं तो नेचुरली तो इसके लिए फिर उन्होंने दवाइयाँ जो आई पहले, वो दवाइयाँ जो हैं वो डोपामीन, आपने लीवोडोपा के नाम से सुना होगा। फिर वो डोपामिन एगनिस्ट आए। अब मसला ये है कि दवाइयों का, कि दवाइयाँ जो है पहले 8 से 10 घंटे काम करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 4 घंटे उसका रेजिस्टेंट हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात, अगर आप दवाई ले रहे हो उसकी, अब उन्होंने जाके आपने मुंह पे लेनी है, पेट में जाना है, पेट में जाके एब्जॉर्ब होनी है, कईयों की एब्जॉर्प्शन सही होती है, कईयों की नहीं होती, वो मसला है। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके ज़्यादा दवाई लेंगे तो उनके मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ऑल दीज, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि यार हम ऐसी है कि इस दवाई की डोज को प्रलॉन्ग करने के लिए दूसरी दवाइयाँ लेके आना शुरू है। तो ये जो भी है, ये दवाइयों का असर जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है। जब ये असर कम होना शुरू हो जाए तो दवाई 8 से 10 घंटे काम करती थी, वो 4 से 6 घंटे काम करती है। तो इनमें ऑल ऑफ ए सडन अकड़ाव आना शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं ऑन एंड ऑफ फिनोमेना।
तो डॉक्टर साहब आपने जैसा कि बताया कि मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है? देखिए, इसके पहले ज़माने में ये करते थे हम, इसको जाके जो ये बेसल गैंग्लिया में होता है, बेसल गैंग्लिया में एक न्यूक्लियाई है, इतना बादाम के बराबर छोटा सा है, उसको सबथैलेमिक न्यूक्लियाई कहते हैं। उसके से ये न्यूरॉन इनके ये मैसेंजर रिलीज होते हैं। तो हम उसके ऊपर जाके पहले गामा नाइफ के साथ या एक प्रोब डाल के उसमें लीजन कर देते थे, तो वो दैट इज़ वो आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। अब अगर आपको दोनों साइडों से डिस्ट्रॉय करना पड़े तो उन मरीज़ों को मसला होता है कि सॉलिंग की डिफ़िकल्टी हो जाती है, खाने में स्पीच डिफ़िकल्टी हो जाती है, तो वो एक मसले से दूसरे मसले में चले जाते हैं। फिर इस चीज़ पे काफ़ी काम हुआ, तो अब एक है जिसको हम कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसमें अब इस न्यूक्लियाई को हम जाके एक यहाँ से होल करके, इट्स अ वेरी प्रिसीजन थिंग। आप सोच लें कि दिमाग इतना बड़ा है, आप स्कल से जा रहे हैं और एक छोटे से बादाम के टुकड़ी के बराबर के न्यूक्लियाई को आपने टारगेट करना है, उसके भी साइड पे टारगेट करना है, तो आपको मिलीमीटर प्रिसीजन चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो इफेक्ट नहीं होगा। तो हम वो इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट करते हैं, वो उसके ऊपर प्लेटिनियम आयरडियम के छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स 4 मिलीमीटर के होते हैं। उससे हम यहाँ पे एक पल्स जनरेटर, जिस तरह पेस मेकर नहीं आपने देखोगे, एग्जैक्टली एक पल्स जनरेटर हम इस जगह लगा देते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट देता है। वो जब करंट देता है तो वो इस न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करते हैं, जो आपकी डोपामीन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी है, वो डोपामीन रिलीज होनी शुरू हो जाती है और वो आपको डोज, दवाई की डोज बहुत थोड़ी लेनी पड़ती है। तो दिस हैज डन अ रिमार्केबल। जो आदमी नहीं चल पा रहा था वो भी वो कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये कि 60-70 प्लस अबव एज हो रहा होता है, तो इज इट जस्ट द एज फैक्टर या फिर 60 से पहले, जैसे कि मोहम्मद अली क्ले के उसमें था कि ओवरऑल हिज बॉक्सिंग करियर ही गॉट सो मेनी शॉट्स कि फिर डॉक्टर्स ने कहा कि वो भी एक वजह बनी थी उनके पार्किंसंस होने की। सो 60-70 से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करें सो दैट इस पे हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, मोहम्मद अली क्ले का थोड़ा डिफरेंट था। उनको जो पंच ड्रंक सिंड्रोम था, उनको बार बार कंकशन हुई थी, मुक्के लगे थे बार बार दिमाग में, तो उनको डैमेज हुआ था, वो क्यूमुलेटिव डैमेज है, उसको कहते हैं पंच ड्रंक सिंड्रोम। ठीक है। आपको दो टाइप की होती है, एक अर्ली पार्किंसनिज्म भी होती है। अर्ली पार्किंसनिज्म 50 पे शुरू हो जाती है, ठीक है, 50 के अर्ली से भी हो सकती है। आमतौर पे इन लोगों में जिनके माँ बाप को हुआ हुआ, जिनके बहन भाइयों को हुआ हुआ, तो उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। इसकी कोई डायरेक्ट हमें वजह समझ तो नहीं आई, लेकिन कुछ लोगों में जेनेटिक्स होता है, लेकिन इसमें बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपके भाई को या आपके वालिद को या आपके दादा को, तो आपको ज़्यादा चांस है बाकियों की निस्बत, और अर्ली होने का भी चांस है। दूसरा जो है कि जो उसमें देखा गया है कि ये हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड के साथ जिन लोगों ने कैमरून में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। आजकल ये सिंथेटिक हेरोइन जो है, MPTP, इनके जो यूजेज हैं उनमें हो जाती हैं। तो नेचुरली बाकी हमारे पास हार्ड कोर एविडेंस नहीं है ये, बट इन लोगों के साथ जो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड के साथ काम करते हैं उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो ख़ातिन हज़रात, कुछ चीज़ें हैं कि जो इंसान के हाथ में होती है और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे दिन के मौके पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं सो दैट लोगों को जो है वो चीज़ें पहुंचे। तो फैसल, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और हमें लेनी होगी आप लोगों से इजाज़त। हमें दीजिए इजाज़त, कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।